समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आइए इस शाम की शुरुआत करते हैं आवाज समाचार के साथ। मार्केट डर समाप्त हो चुके हैं, कमोडिटी अपडेट भी आप ले चुके हैं, लेकिन अब वक्त है देश और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने का। तो ताजा और अपडेटेड बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले हेडलाइंस। आईटी शेयरों में तेजी से बाजार में आया जोश। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ हुए बंद। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। बैंकिंग में रहा दबाव। सेंसेक्स 455 तो निफ्टी 156 अंक चढ़ा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में पीएम मोदी ने एनर्जी सेक्टर में अगले 5 सालों में $67 बिलियन निवेश का किया ऐलान। कहा नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6 से बढ़ाकर 15% करने का तैयारी। भारत दाल आटे के बाद अब आ गया भारत चावल। 29 रुपए प्रति किलो के भाव पर होगी बिक्री। 5 और 10 किलो के पैकेट में उपलब्ध। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर। करीब 100 से ज्यादा घायल। सीएम मोहन यादव ने ली आपात बैठक। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश। हिंदू मुसलमान के लिए होंगे शादी तलाक का गुजारा और विरासत के कानून एक समान। सीएम पुष्कर धामी ने बताया ऐतिहासिक दिन। और शराब घोटाले में अब केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर ईडी के छापे। आतिशी ने लगाया गवाहों को डराने धमकाने का आरोप। लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। खबर दुखद भी है जो आ रही है मध्य प्रदेश से, क्योंकि वहां हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस आग से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि आग कितनी भीषण है। आग के गुबार, धूल, धुआं किस हद तक चारों तरफ फैल गया है। हादसे में अब तक 11 लोगों के मौत की खबर है। करीब 100 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल हैं। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के करीब 100 से ज्यादा घरों में आग भी लग गई है इस धमाके के कारण। इधर घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। साथ ही भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दुर्बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। इधर इस हादसे पर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पटाखा फैक्ट्री में हादसे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से कई लोगों की मृत्यु की खबर बहुत ही पीड़ादायक है। 100 से ज़्यादा लोग यहां घायल है। मृतकों के परिवारजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। और जैसा हमने आपको बताया कि आसपास के घरों में आग लगने से जान माल का नुकसान हुआ है, इसके लिए राज्य सरकार को उचित मुआवजा प्रदान करने की हम मांग करते हैं, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो घायलों के उपचार व मदद के लिए भी हर संभव कदम उठाएं। चलिए, तो इस दुखद हादसे पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और इसकी ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और क्या बचाव कार्य आप तक वहां पहुंच चुके हैं ये सब भी आपको बताएंगे। लेकिन अब फिलहाल रुख कर लेते हैं बाजार का, जहां आज आईटी शेयरों में तेजी से जोश हाई रहा और इसी के साथ बाजार बढ़त पर भी बंद हुए। सेंसेक्स 455 अंक चढ़कर 72,186 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 156 अंक चढ़कर 21,929 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी आईटी, ऑटो और फार्मा में रही है। वहीं बैंकिंग शेयरों में हल्का प्रेशर देखा गया है। आइए मार्केट का हाल हम और विस्तार के साथ समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, आज मार्केट के लिए अपेक्षाकृत बेहतर दिन?
आज कह सकते हैं बढ़िया दिन, और खास तौर से क्योंकि आईटी आज ड्राइविंग सीट पर आ गया हैवी वेटेज के साथ। और बड़ी चीज़ क्या है कि जितने दिग्गज हैं, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सब में एक अच्छा उछाल आता दिखाई पड़ा। टीसीएस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और करीब 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हुई वहां पर भी। साथ ही साथ मिड कैप शेयरों में रिकॉर्ड ऊंचाई थी और मिड कैप में खरीदारी के साथ ही क्लोजिंग भी आते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट एडवांस क्लाइंट भी लास्ट तक आते थे, 14 साढ़े 14 शेयर तेजी में थे, 2300 शेयर बीएससी में तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। आईटी के अलावा ऑटो फार्मा इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बंद होते हुए दिखाई पड़े और एफ&ओ के टॉप गेनर्स में आपको फार्मा का भी नाम शुमार पड़ेगा। बैंकिंग शेयरों में थोड़ा दबाव था, हालांकि वोलेटिलिटी के बीच में थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी और आईटी शेयरों में एक जोरदार एक्शन बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी तो सुमित, चलिए बढ़िया दिन रहा, ये रहे उसके कारण, और इस तेजी में किसको फायदा मिला, किसे नुकसान हुआ? तो निफ्टी के टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें इधर आपको इंश्योरेंस दिखाई पड़ेगा या फिर आईटी दिखाई पड़ेगा। अगर टॉप गेनर्स देखा जाए तो सबसे ऊपर नाम आता है बीपीसीएल 6% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 5% ऊपर, एचसीएल टेक 4.5% ऊपर और मारुति 4% तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड करीब 3% के आसपास की गिरावट यहां थी, ब्रिटानिया 2.5% नीचे रहा, इंडसइंड बैंक 2% नीचे और आईटीसी 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में त्रिवेणी टर्बाइन करीब 20% का उछाल, जमुना ऑटो 9% ऊपर, इंडियन ओवरसीज बैंक 8% ऊपर, एमएमटीसी 7% के आसपास उछाल यहां रहा। इसके अलावा मिड कैप गिरने वाले शेयरों में प्रिंस पाइप्स 6.5% नीचे, सुवन फार्मा नंबर्स का इंपैक्ट 6% नीचे, एनबीसीसी 5% नीचे और उषा मार्टिन नंबर्स के बाद 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। आईटी में आज स्टार था एचसीएल टेक 4.5% ऊपर, टीसीएस 4% ऊपर, विप्रो 3.5% ऊपर और कोफोर्ज करीब 3% के आसपास तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन आईटी, इंश्योरेंस और फार्मा के नाम, और अच्छा मोमेंटम मार्केट ने आज गैदर भी किया। जी शुक्रिया। तो ये था आज के मार्केट का अपडेट, जहां पर एक अच्छा दिन आज बाजार ने देखा और उसमें आपने देखा कि कौन से सेक्टर्स और शेयर्स ने आज बेहतर प्रदर्शन किया। बहुत शुक्रिया सुमित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2045 तक भारत की एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में पीएम ने एनर्जी सेक्टर में अगले 5 साल में $67 अरब के निवेश की बात कही। आज उन्होंने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। इंडिया एनर्जी वीक देश का सबसे बड़ा एनर्जी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री ने यहां ग्लोबल एनर्जी सीईओज और एक्सपर्ट्स के साथ राउंड टेबल भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी रोड मैप की दिशा भी तय कर रहा है। भारत तेल और एलपीजी का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है, 4था सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर और रिफाइनर है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी को जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुल एनर्जी में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने की कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही विश्व का 3रा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और 3रा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के 4थे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, 4थे सबसे बड़े रिफाइनर और 4थे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। और इंडिया एनर्जी वीक में क्या कुछ माफ कीजिए चल रहा है, जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रोहन सिंह के पास। तो रोहन, आज पहला दिन था या इनफैक्ट है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्या है आज के हाइलाइट्स? जी, आज पहला दिन है इंडिया एनर्जी वीक का और आज जो पूरा फोकस था वो प्रधानमंत्री की इनॉग्रेशन स्पीच पे था और उनकी जो बैठक हुई राउंड टेबल तमाम एनर्जी कंपनीज के सीईओज के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ, उस पर पूरा फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में 3 महत्वपूर्ण बातें कहीं। एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पर सरकार के फोकस की उन्होंने बात कही। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो पिछले 2 साल में नहीं बढ़े हैं।
अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी गैस है उसका टोटल एनर्जी मिक्स में सरकार आने वाले दिनों में 15% तक करने जा रही है और इसके लिए अगले 5 से 7 साल में $67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब पिछले इंडिया एनर्जी वीक में जब वो संबोधन दे रहे थे तो सिर्फ 80 ऐसे रिटेल आउटलेट थे जहां की 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिक रहा था, जबकि ये संख्या अभी 9,000 को क्रॉस कर गई है। इसके अलावा जो तमाम ऑयल कंपनियों के साथ उनकी जो बैठक हुई उसमें उन्होंने भारत को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया और तमाम कंपनियों से कहा कि इस दिशा में आगे जो है कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने ONGC का जो सी सर्वाइवल सेंटर है, एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, उसका भी इनॉग्रेशन किया, जहां पे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर से जो वर्कर्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा। इस तरह की जो डिफिकल्ट कंडीशन है वहां पे सर्वाइवल की जो टेक्निक्स हैं वो बताई जाएंगी। इसके अलावा कई देशों के ऊर्जा मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, तो कई सारे टेक्निकल सेशंस हैं आज, कई सारे स्टार्टअप्स ने यहाँ पे अपना इनोवेशन दिखाया है, तो उस पर फोकस रहेगा अगले 4 दिनों के अंदर। हम देखेंगे कई सारे MOUs भी इस समय साइन किए जाएंगे। जी, तो चलिए ये इंडिया एनर्जी वीक जहां से रोहन हमें बता रहे थे ताज़ा अपडेट, और अभी इसे चलना है। आज प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया और वाकई ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक बेहतरीन मिसाल कायम करने की ओर बढ़ रहा है, जहां पर काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है। लगातार ये अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन अब एक और बढ़िया खबर, अब से आपको अच्छी क्वालिटी का चावल सिर्फ 29 रुपए प्रति किलो के रेट से मिल जाएगा। जी हाँ, चावल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार ने भारत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। भारत चावल को लेकर क्या है सरकार की योजना, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। पिछले 1 साल में चावल की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लिहाजा लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने भारत चावल की बिक्री शुरू कर दी है। भारत चावल की कीमत 29 रुपये प्रति किलो रखी गई है। ये 2 पैक के अंदर उपलब्ध होगा। 5 किलो और 10 किलो के पैक में इसको उपलब्ध रखा गया है। सरकार की योजना है कि पूरे भारत के अंदर ऐसी गाड़ियां भेजी जाए जिसके जरिए कि सरकार लोगों को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध करा सके। इतना ही नहीं, सरकार पहले ही लोगों को भारत आटा जो कि 27.50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करा रही है, प्याज जो कि सरकार लोगों को 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुहैया करा रही है, और भारत दाल जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलो रखी गई है। तो ये सारी चीजें आप NCCF, नेफेड, केंद्रीय भंडार और दूसरी खुदरा दुकानों से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार इनको ब्लिंकिट और बिग बास्केट पर भी बेचने की तैयारी कर रही है। जल्दी आप ऑनलाइन इनकी भी खरीदारी कर पाएंगे। तो सरकार का ये मकसद है कि जो लोग हैं उनको महंगाई से राहत दिलाई जाए, उनको सस्ता दाल, चावल, प्याज, दाल सब उनको उपलब्ध कराया जाए। तो इसके लिए सरकार ये योजना कर रही है ताकि सरकार अपनी महंगाई बास्केट को कम रख सके। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। आरबीआई के निर्देश के बाद से पेटीएम के कस्टमर्स और व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता केतन जोशी आज निकले, अहमदाबाद के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यापारियों से मिले और ग्राहकों से उन्होंने बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया, समझने की कोशिश की कि पेटीएम के साथ हुई उस मुसीबत का इन लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। पेटीएम का असर अहमदाबाद में किस तरह से है, आइए जानते हैं। अच्छा बताइए, पेटीएम को लेकर आपके ग्राहक में और आप में अभी क्या स्थिति है? पेटीएम का उपयोग हम कई टाइम से करते हैं और अच्छा पेमेंट हो रहा था, लेकिन अभी पैनिक सिचुएशन है पेटीएम को लेकर। तो कस्टमर पेमेंट देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है। मेरे पास एक साउंड बॉक्स है, उसका दिया हुआ, मैंने परचेस किया हुआ उसको, और परचेस करने के बाद मैंने पूरा अमाउंट भी ले लिया, लेकिन कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद भी वो लोग रिटर्न लेते नहीं है और ऑनलाइन ऑन फोन केवाईसी मांग रहे हैं। वो ऑन फोन केवाईसी कोई आज के टाइम में देता नहीं और वो रिटर्न लेने कोई आता नहीं। व्यापारी कस्टमर छोटे दुकानदार डर गए। अब कोई पैसा न पेटीएम में एक्सेप्ट करता है न देता है, तो उस पर हमारे धंधे पर काफ़ी असर पड़ा है और व्यापार काफ़ी कम हो गया है। सरकार श्री ने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शन करो, जो भी है पेटीएम वगैरह से लेन देन करो। हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक ये किया, लेकिन अब सुनाई दे रहा है कि एटीएम बंद हो रहा है। जो कस्टमर आ रहा है वो यही कह रहा है कि एटीएम में पैसे नहीं आ रहे, नहीं जा रहे। उस हिसाब से बिजनेस में भी काफ़ी असर हो रहा है। मेरे यहाँ तो ऑलमोस्ट जो कस्टमर आते थे पहले तो क्या पेटीएम का एप्लीकेशन लेके आते थे, QR कोड दो और पैसे आते थे। अब ऐसी परिस्थिति हो गई है, जब से रूमर हुआ है पेटीएम का, तो कोई कस्टमर ना पैसे दे रहा है ना ले रहा है। और अभी हमारे पास पेटीएम के बाद यही ऑप्शन बचा है कि जीपे या फोन पे में पैसा ले। अभी ऐसी पोजीशन हो गई है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जब से पेटीएम का ये विवाद शुरू हो रहा है तब से
डाउनफॉल लगातार देखने को मिल रहा है और जब तक इसके ऊपर और क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार भी पसोपेश में हैं। कई स्ट्रीट वेंडर्स के पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। एहतियातन ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स अब पेटीएम की बजाय कैश मांग रहे हैं या ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले उदय भान सिंह पिछले 6 साल से दिल्ली के करोल बाग में चाय बेच रहे हैं। हर छोटे स्ट्रीट वेंडर की तरह आपको इनके चाय के ठेले पर भी पेटीएम स्कैनर दिख जाएगा। लेकिन पिछले 2 दिन से उदय भान अपने ग्राहकों से पेटीएम की जगह कैश लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मना कर रहे हैं कि भाई पेटीएम नहीं करना, पेटीएम बंद हो गया है और ट्रांजैक्शन के खिलाफ है, ये है, कोई ना कोई वजह बता के मना कर रहे हैं। उदय भान की तरह हजारों स्ट्रीट वेंडर्स पेटीएम का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैसेज बार बार आ रहा है कि ये मतलब पेटीएम तुम्हारा सही काम कर रहा है, तो लेकिन कोई सही काम नहीं कर रहा है। वॉलेट से भी और पेटीएम बैंक से भी दोनों फेल हो रहा है। ब्लॉक कर दिया पेटीएम बैंक, 5000 रुपये वॉलेट में निकलने में बता रहा है। पेटीएम की तरफ से ये मैसेज भी भेजा जा रहा है कि 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम सामान्य तौर पर काम करता रहेगा, लेकिन कम पूंजी वाले स्ट्रीट वेंडर्स पेटीएम से दूरी बनाने में ही भलाई मान रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरबीआई ने जो सख्त एक्शन लिया है, इसके बाद पेटीएम के ग्राहकों के मन में कई सवाल है। अभी आपने देखा, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे उन्हें पैसे देने वाले हों, तो ऐसे हर सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उसका जवाब लेंगे। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर पेटीएम क्या करें कस्टमर। जरूर जुड़िएगा इस कार्यक्रम में हमारे साथ, क्योंकि पेटीएम लगभग हम सभी इस्तेमाल करते हैं और अब इस स्थिति में जानना बहुत जरूरी है कि असल में हो क्या रहा है और 29 फरवरी के बाद क्या होगी पेटीएम की स्थिति। एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज अब आपके लिए ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का एक शानदार मौका है, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड है आप उसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट दिखाई गई है यहाँ पर, आप वहाँ पर भी लॉगिन करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, वहाँ भी जाएंगे तो इसकी पूरी जानकारी आप बस एक क्लिक पर पाएंगे। एफएनओ गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में एफएनओ सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है भारत। मोदी सरकार ने रखा है देश को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। 25 साल की विशाल योजना पर हो रहा है काम। इसी सिलसिले में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सीएनबीसी टीवी 18 कर रहा है थॉट लीडरशिप फोरम का आयोजन, जहां होगी इंडिया के सुपर ग्रोथ प्लान पर बड़ी चर्चा। तो सीएनबीसी टीवी 18 पर देखिए द ग्रोथ समिट, विजन फॉर अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 8 फरवरी को मुंबई से लाइव शाम 5:15 से। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया। इसमें शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए हिंदू मुसलमान सबके लिए एक समान कानून होगा। इसके अलावा बहु विवाह पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में ईडी एक बार फिर एक्शन में दिखी है। आज सुबह ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और आप पार्टी से जुड़े लोगों के परिसरों पर छापे मारे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड जारी है। खुद आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नए खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो विटनेस पर दबाव बनाकर स्टेटमेंट ले रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार और बीजेपी को 370 सीटों का टारगेट सेट किया है। एनडीए को कैसे और कहां से मिलेगी इतनी सीटें, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आज का आवाज अड्डा, जहां पर बात होगी बीजेपी की नए टारगेट की। अब की बार 400 पार मोदी कैसे करेंगे सरकार साकार। और अब एक जरूरी बात, क्या आप जानते हैं कि भारत में 70% से ज्यादा कैंसर के मामले जब सामने आते हैं तब वो इलाज की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 में से 1 भारतीय कैंसर की जद में है और हर वक्त रहते हम नहीं जागे तो ये और ज़्यादा लोग इसकी जद में आ सकते हैं। कैंसर से बचना है तो नियमित जांच ही सबसे कारगर उपाय है। तो आइए हम सब मिलकर भारत को कैंसर से सुरक्षित बनाएं, अपनी और अपने परिवार की नियमित जांच कराएं, क्योंकि शुरुआत में ही कैंसर की पहचान ही उसे बचा सकती है जान। संजीवनी में कैंसर के खिलाफ हमारी खास पहल से जुड़े, याद रखें, स्क्रीन करें।